जिंदगी में बस एक ही चीज, मेरा जो मानना रहा है दोस्तों हमेशा से, वो एक ही चीज मानना रहा है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आज आप कहाँ हैं। सब कुछ इस पे निर्भर करता है कि आपको जाना कहाँ है दोस्तों। दोस्तों, मैं आज बहुत ही फ़क्र महसूस कर रहा हूँ, ख़ास करके इस धूम ऑन ज़ूम पर आने के बाद, और अपने बिहार के लोगों के साथ, ख़ास करके उन लोगों के साथ जिन्होंने मोदी केयर को इतने सालों तक सँभाल के रखा कि हमारे जैसे लोग आकर के मोदी केयर में अपनी ज़िंदगी बना सकें दोस्तों। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक जो यू आप सर। लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ मोदी केयर को संभाल के और बचा करके रखा हम लोगों के लिए। दोस्तों, नाम है रवीश रस्तोगी, रहने वाला पटना का हूँ, और आप सभी जानते हैं कि जो बैकग्राउंड होता है ना इंसान का, हर इंसान, आप में से जितने भी लोग आज इस ज़ूम मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप सभी लोग अलग-अलग डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे, अलग-अलग कल्चर से होंगे, हर आदमी का जीवन शैली अलग-अलग रहा होगा, बट आज हम सब लोग एक साथ, एक जगह पे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मंजेश सर को और ये सारी लीडरशिप को, जो भी है यहाँ पर, गुड्डू सिंह सर, राकेश सर, और ये पूरी एंटायर लीडरशिप टीम है। मैं आप सभी लोगों को बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मुझे आज यहाँ बुलाने थैंक के यू लिए। सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। मैं कहना चाहूँगा कि हम सब लोग अलग-अलग बैकग्राउंड से आते हैं दोस्त, और मुझे अच्छी तरीके से पता है ये जो ज़िंदगी हमें या आपको मिली है या ऊपर वाले ने दी है, सब कोई एक सच्चाई को जानता है कि ये ज़िंदगी दोबारा मिलने वाली नहीं है। और इस ज़िंदगी को जिस इंसान ने सार्थक कर लिया, वो अपनी ज़िंदगी जी करके अगर इस दुनिया से चला गया, तो यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस दुनिया में आना हमारी मर्ज़ी से नहीं है, इस दुनिया से जाना ये भी हमारी मर्ज़ी का नहीं है। सिर्फ़ हम और आप अपनी मर्ज़ी, और बीच-बीच में कॉल आएगा तो थोड़ा-सा डिस्कनेक्ट होगा, घबराना नहीं है, फिर कंटिन्यू हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि मैं बिल्कुल। सारे कॉल्स को डिस्कनेक्ट कर दूँगा, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है सर। और जो भी लोग लाइफ में अपने-अपने लाइफ में हैं, ये सारे के सारे लोग जो धूम मचा रहे हैं ज़ूम के ऊपर, मैं आप सभी लोगों से थोड़ा-सा अपना बैकग्राउंड शेयर करूँगा। मैं पटना के एक बिज़नेस फैमिली का लड़का, ज़िंदगी में मुझे भी पता है आप सारे के सारे लोग जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, यकीनन मौज-मस्ती करना आप सारे लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा। अगर सभी लोगों को मौज-मस्ती करना अच्छा लगता है, तो अपना अंगूठा दिखा कर के इशारा करेंगे, ताकि पता चले कि यहाँ भी हमारे ही जैसे लोग भरे पड़े हैं, जो मौज-मस्ती करना बहुत पसंद करते हैं। तो मैं एक बिज़नेस बैकग्राउंड का लड़का था। मेरे दादाजी उत्तर प्रदेश से 1937 में दोस्तों, आप सोचो कि वो पटना, बिहार आ चुके थे, और वो एक सरकारी नौकरी में थे, और 1960 में उन्होंने सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट लिया पटना के अंदर में, और हम सभी लोगों का जन्म पटना में ही हुआ दोस्तों। और 1960 से मेरे दादाजी ने सरकारी नौकरी के बाद कबाड़ी का कारोबार शुरू किया पटना में, और उन्होंने पटना के अंदर में धीरे-धीरे करके 6 बिज़नेस खड़े किए। लोहे का, पेंट्स एंड हार्डवेयर का, ऑटो पार्ट्स का, अलग-अलग प्रकार के बिज़नेसेस। और मेरे फादर लोग 6 भाई थे, सभी को विरासत में मेरे दादाजी ने एक-एक घर पटना में और एक-एक बिज़नेस पटना में विरासत में दिया। तो कभी भी पैसे की कमी जो है, वो मुझे महसूस नहीं हुई, और मौज-मस्ती करना, बिन माँगे सब कुछ मिलना, ये मेरा शौक बन चुका था दोस्तों लाइफ के अंदर में। आप में से भी कई सारे लोग होंगे, जिन्हें कभी भी लाइफ में माँ-बाप के साथ रहते हुए पैसे की कमी नहीं होगी, जिन्होंने लाइफ को बहुत एन्जॉय किया होगा। तो बिन मांगे जब सब कुछ मिलता है दोस्तों, तो जिंदगी में हासिल करने का जो खनक होता है, वो लाइफ में जल्दी पता नहीं चलता है, क्योंकि आपको सारी चीजें बिन मांगे ही मिल जाया करती हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा वो कसक, अगर किसी चीज को हासिल करना हो तो उसको कैसे हासिल किया जा सकता है। तो बचपन में दोस्तों इन सब चीजों को नहीं सीख पाया था।
लेकिन मौज मस्ती खूब करता था। अगर मैं देखूं तो मेरे फादर लोग 6 भाई, सभी को ऊपर वाले ने एक एक ही लड़का दिया था। आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी लोग इस मीटिंग हॉल में इकलौते होंगे, आपको पता है कि जो भी इकलौता होता है वो कहीं ना कहीं माँ बाप का एडवांटेज लेता ही लेता है। तो मैं इकलौता था और पूरी तरह से इसका एडवांटेज, इसका मजा अपनी जिंदगी में लिया करता था। मौज मस्ती करना, जैसे मैंने पहले ही कहा आप लोगों को, कि सभी को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जिंदगी में एक समय आता है, एक पड़ाव आता है, जब हम 20 साल की उम्र को पार करना शुरू करते हैं अपनी जिंदगी में, और अपनी जिंदगी में अगर हम और आप पैसे कमाने के कार्यक्रम को शुरू नहीं करते हैं, तो माँ बाप भी धीरे से गुस्साना शुरू कर दिया करते हैं। और लोग जो है मौज मस्ती की जिंदगी छोड़ करके फिर समझदार हो जाते हैं, चालाक हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं और मौज मस्ती करना बंद कर देते हैं। कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनका कहना है कि जिंदगी के 20 साल तो जिंदगी में मौज मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन से वो जिम्मेदारी की दुनिया में एंट्री मारते हैं, पैसा कमाने की दुनिया में एंट्री मारते हैं, काम करने की दुनिया में एंट्री मारते हैं, उस दिन से मौज मस्ती का कार्यक्रम खत्म हो जाता है। फिर काम, 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 पैसा, 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 पैसा। ये साइकिल, ये चक्र, ये चक्रव्यूह जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है दोस्तों। मैं आप सभी लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर मौज मस्ती करना जिंदगी में अगर 20 साल तक ही लिखा हुआ है हमारे और आपके जीवन में, तो हमारा जीवन 20 साल से ज्यादा का क्यों ऊपर वाले ने दिया? क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि मौज मस्ती तो इंसान को मरते दम तक करना चाहिए। जब तक वो इस पृथ्वी पे जिंदा है, इस भूतल पे जिंदा है, उसे मरते दम तक मौज मस्ती करना चाहिए। लेकिन जिम्मेदार होते ही, चालाक होते ही, समझदार होते ही, बुद्धिमान बनते ही हम और आप मौज मस्ती करना बंद कर देते। मुझे आज भी याद है, मुझे पैसे की कोई कमी नहीं थी दोस्तों, बहुत एंजॉय करता था अपनी जिंदगी को। और जब आपके पास पैसा होता है तो आपके साथ दोस्त बहुत सारे हो जाते हैं, मौज मस्ती करने वाले, याराना बहुत सारा हो जाता है। तो मैं अपने घर का अगर सच बताऊं आपको, तो जिसको हमारे बिहार की भाषा में बोलते हैं पक्का आवारा, तो वो था मैं, जो पक्का आवारा की श्रेणी में आया करता था। और जब दादाजी ने अलग अलग बिजनेसेस सेट कर दिए, तो मेरे दादाजी मेरे पीछे पड़ा करते थे कि बेटा धंधा कब संभालेगा और कौन सा धंधा संभालेगा। तेरे जो छोटे छोटे चचेरे भाई हैं, वो सारे के सारे लोग अपना कोई ना कोई बिजनेस संभाल रहे हैं, तेरे से छोटे उम्र के तेरे भाई लोग भी अपना अपना बिजनेस संभाल रहे हैं, तू अपना धंधा क्यों नहीं संभालता है? दोस्तों, पूरे शहर के लोग राय मशवरा करने के लिए मेरे दादाजी के पास आते थे। पटना कदम कुआं के अंदर में रस्तोगी साहब का लोहे का कारोबार, नाम इज्जत शोहरत काफी फैल चुका था, जिसको कहते हैं जर्रे से आफताब तक का सफर मेरे दादाजी ने तय किया था। 1992 में हमारे बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे कुरैशी साहब, उनसे विजयश्री अवार्ड से भी दादाजी को सम्मानित किया गया था दोस्तों। और मुझे सफलता का मंत्र सीखने के लिए इत्तेफाक की बात है दोस्तों, कभी भी घर से बाहर नहीं जाना पड़ा। पूरे शहर के लोग राय मशवरा करने के लिए दादाजी के पास आते थे और मैं उन लोगों को देख करके हंसा करता था। मैं इसलिए हंसा करता था कि ये लोग किससे राय मशवरा करने आए हैं, क्योंकि मैं अपने दादाजी की जिंदगी देखा करता था दोस्तों। सुबह 5 बजे वो उठते थे, ड्राइवर आता था, उनको गाड़ी में बैठाता था, पटना के गांधी मैदान में लेके जाता था, मॉर्निंग वॉक करा करके उनको वापस 7-8 बजे लेकर के आया करता था। मेरे दादाजी रूटीन डाइट लेते थे और सुबह 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक मेरे दादाजी एक ही काम करते थे, हाय पैसा मेरा पैसा, हाय पैसा मेरा पैसा, जो ज्यादातर बिजनेस परिवार के लोग किया करते। तो मैं एक चीज तो दोस्तों 1990 के जमाने में अपने घर से समझ चुका था कि अगर मैं अपने दादाजी के बताए गए रास्ते पे चलूंगा तो यकीनन रोकड़ा तो खूब कमाऊंगा,
इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 80 साल की उम्र में भी मेरा वही हाल होगा जो हाल मेरे दादाजी का है। हाय पैसा, मेरा पैसा, हाय पैसा, मेरा पैसा। और मैंने लोगों की जिंदगी देखी थी। 20 साल तक हम अपनी जिंदगी में पढ़ाई के पीछे भागते। 20 साल के बाद अगर एक अच्छी नौकरी में सेटल हो गए, या एक अच्छा बिजनेस में सेटल हो गए, या किसी अच्छे प्रोफेशन में सेटल हो गए, तो उसके बाद हाय पैसा मेरा पैसा के पीछे भागते। जब आप सेटल हो जाते हो तो नौकरी मिल जाती है, तो जिंदगी में छोकरी भी मिल ही जाती है, यानी इंसान की शादी तो हो ही जाती है दोस्तों। और जब शादी हो जाती है तो पैसे की जरूरत और ज्यादा होती है, तो हम और तेजी से अपनी जिंदगी में हाय पैसा मेरा पैसा करना शुरू कर देते हैं, यानी और तेज भागना शुरू कर देते हैं। जब शादी हो जाती है तो छोटे छोटे बच्चे भी दोस्तों आ ही जाते हैं। अब जब छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं तो जिंदगी में और पैसे की जरूरत पड़ती है, हम और तेजी से हाय पैसा मेरा पैसा करना शुरू कर देते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे धीरे धीरे बड़े बड़े बच्चे होने लगते हैं, उनके एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, हम और तेजी से हाय पैसा मेरा पैसा करना शुरू कर देते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, उनके हायर एजुकेशन के लिए, उनकी शादी के लिए और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, हम और तेजी से हाय पैसा मेरा पैसा करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। बड़े बड़े बच्चों की शादी कर देते हैं, उनका हायर एजुकेशन कंप्लीट करा देते हैं, तो उनके भी छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, पोता पोती, नाती नतनी। और इन सब के आने के बाद और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, हम हाय पैसा मेरा पैसा करके उसके पीछे भागते चले जाते हैं दोस्तों। और एक वक्त आता है, हाय पैसा मेरा पैसा करते करते हम इस दुनिया से निकल लिया करते हैं। तो दोस्तों, ये जो जीवन का चक्र था, इसको मैं बहुत नजदीक से देख रहा था कि लोग अपनी जिंदगी में पूरी जिंदगी खर्च कर डालते हैं पैसे कमाने के चक्कर में। हम सब जानते हैं कि हमारी जिंदगी को पैसा तो चाहिए ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पैसे के लिए अगर हम जिस जिंदगी को जीना चाहते हैं अपनी मर्जी से, अगर उस जिंदगी को ही खर्च कर डालेंगे, तो ऐसा पैसा कमाने का मतलब क्या निकलेगा दोस्तों। इसके लिए मैं एक उदाहरण भी देता हूं दोस्तों, कि फर्ज कीजिए आप में से जो भी लोग हैं, आपने एक मोटरसाइकिल खरीदी। तो मोटरसाइकिल आपने अपनी सहूलियत के लिए खरीदी कि आप आसानी से उस मोटरसाइकिल का प्रयोग कर सको। लेकिन वो मोटरसाइकिल चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, इस सच्चाई को हम और आप जानते हैं। तो मोटरसाइकिल आपने अपनी जरूरत के लिए खरीदी, लेकिन पूरी जिंदगी आपने मोटरसाइकिल को खरीद के सिर्फ अपने घर में रखा। और जब वो मोटरसाइकिल की टंकी का पेट्रोल सूख जाता था, तो आप मोटरसाइकिल निकालते थे, पेट्रोल पंप में लेके जाते थे, और पेट्रोल डलवा करके वापस मोटरसाइकिल को अपने घर पे लाके खड़ी कर दिया करते थे। और फिर जब मोटरसाइकिल की टंकी महीने 2 महीने 6 महीने में सूख जाया करती थी, फिर आप मोटरसाइकिल को निकालते थे, पेट्रोल पंप लेके जाते थे, फिर उसमें पेट्रोल डलवा के वापस लाते थे, फिर से जाके पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाते थे, वापस मोटरसाइकिल लाके घर पे रख देते थे। यही काम अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी मोटरसाइकिल खरीद के किया, तो क्या लगता है आपको, आपका मोटरसाइकिल खरीदने का मकसद पूरा हुआ क्या जिंदगी में, या बिना मतलब का मोटरसाइकिल खरीदा। हम में से दोस्तों लगभग 90-95% लोग हिंदुस्तान में यही करते, किसी और की मर्जी से पैदा होते हैं जिस पे हमारा बस नहीं चलता, पैसे की मर्जी से अपनी जिंदगी को जी लेते हैं, क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, जिंदगी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस बात को याद रखना, हम पैसा कमाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, ये सच है। हम अपनी जिंदगी के लिए पैसा चाहते हैं, पैसा कमाने के लिए पैदा नहीं हुए। बट पैसे के चक्कर में, पैसे की मर्जी से हम अपनी जिंदगी जी लेते हैं, और फिर किसी और की मर्जी से इस दुनिया से चले जाते हैं।
अब जरा सोचो कि ऊपर वाले के पास जब जाएंगे और ऊपर वाला ये सवाल हमसे और आपसे करेगा कि क्या करके आया है कालिया, तो क्या जवाब देंगे कि हुजूर किसी और की मर्जी से पैदा हो गए थे, किसी और की मर्जी से जी लिए और किसी और की मर्जी से ऊपर चले आए। तो ऊपर वाला पूछेगा तो करने क्या गया था? इस सवाल का जवाब उस वक्त खोजने से भी नहीं मिलेगा दोस्त। और मैं इस सवाल का जवाब अपनी जिंदगी में लेना चाहता था दोस्तों। मुझे आज भी याद है 1992 के दौर में हिंदुस्तान के अंदर में कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं हुआ करती थी या नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस नहीं हुआ करता था। तो मेरा झगड़ा मेरे दादाजी से हुआ करता था। दादाजी बोलते थे बेटा क्या करना चाहता है? मैं बोला बहुत पैसा चाहिए दादाजी, लेकिन उस पैसे के लिए जिंदगी भर के लिए दोस्ती छोड़ दूं, रिश्तेदारों को छोड़ दूं, अपने समाज वाले गांव वालों को छोड़ दूं, ये पैसे के लिए करने को मैं तैयार नहीं हूं। क्योंकि जब भी हम और आप अपनी जिंदगी में पैसा कमाने की दुनिया में एंट्री मारते हैं, हम मरते दम तक पैसे की गुलामी से आजादी हासिल नहीं कर पाते दोस्तों। ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे समाज के अंदर। और जिस दिन से पैसा कमाने की चक्रव्यूह में घुसे, तो ट्रक के पीछे देखा होगा आपने लिखा हुआ अटकला, तो बाकी आपको पता है क्या रहता है आगे। वही स्थिति हो जाती है इंसान की कि जिस दिन से पैसा कमाने की दुनिया में एंट्री मारता है, फाइनली जिंदगी में हाय पैसा मेरा पैसा, हाय पैसा मेरा पैसा, हाय पैसा मेरा पैसा, और जिंदगी सुबह हुई शाम हुई और काम करते करते यूं ही तमाम हो गई वाली कहानी में बदल जाती है दोस्तों। समय को गुजरने में वक्त नहीं लगता, लेकिन जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जी पाए, ये ख्याल आपको इस दुनिया से जाने के बाद आएगा या ये ख्याल आपको आज सेट करना पड़ेगा। तो मेरे दादाजी ने मुझे बोला कि तेरे को इसका मतलब है पैसा कमाने का नहीं है, तू अपनी जिंदगी भर पैसा चाहता है, इसका मतलब तू पैसे का पेड़ लगाना चाहता है, एक ऐसा सेटअप तैयार कर देना चाहता है जिससे जिंदगी भर पैसा आता रहे और जिंदगी बिल्कुल मस्त बिंदास टनाटन चलती रहे। मैं बोला हाँ दादाजी, ऐसा ही कुछ ख्याल है मेरा कि अगर काम करना भी पड़े तो साल 2 साल 5 साल काम किया जा सकता है, लेकिन पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागना है, ऐसा किस गीता में, कुरान में, बाइबल में लिखा है? आप मेरे को पढ़ा दो। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भाग, जबकि सच्चाई ये है कि पैसा तो चाहिए ही चाहिए दोस्तों। तो मेरे दादाजी ने कहा बेटा बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, क्योंकि मेरे घर का बाउंड्री वॉल और पटना में एक अशोक सिनेमा हॉल हुआ करता था, कई सारे होटल्स हुआ करते थे, जिनका घर बगल में बउआ जी का हमारे बाउंड्री के साथ सटा हुआ था। तो दादाजी ने कहा कि बउआ जी के जैसा तू भी जो है 2-4 पिक्चर हॉल खड़ा कर ले, तू भी 2-3 होटल बना ले, ऐसा सेटअप अगर तैयार कर लेगा अपनी जिंदगी में, तो वो पिक्चर हॉल से और होटल से तेरे को रोज रोकड़ा आता रहेगा और तेरी जिंदगी में भी पैसे का पेड़ लग जाएगा दोस्तों। मैंने बोला दादाजी से, दादाजी प्रोजेक्ट तो बहुत बढ़िया है और मेरे जैसा मौज मस्ती करने वाला आदमी तो यही चाहेगा कि मेहनत करो एक बार और रोकड़ा आए बार बार, मुझे इस तरीके का ही काम करना है। तो दादाजी ने कहा बेटा इसके लिए करोड़ों रुपए की पूंजी की जरूरत पड़ेगी, और करोड़ों रुपए की पूंजी की जहां तक बात है, तू मेरे घर का सबसे आवारा लड़का है, इसलिए मैं तुझे 1 रुपया भी फाइनेंस नहीं करूंगा। अब तेरे अंदर दम है तो तू करके दिखा, नहीं तो जो मैं तेरे को बोलता हूं चुपचाप कर। मरता क्या ना करता दोस्तों, उस जमाने में 1990-92 के दौर में हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता, और मुझे फाइनेंस करने के लिए भी मेरे दादाजी तैयार नहीं थे। लगभग 95% हिंदुस्तानियों को यही चैलेंज आता है कि अगर मैं एक किसान की बात करूं, तो अगर एक किसान, अगर 2 तरीके की लाइफ है, एक है पैसा कमाना और दूसरा है पैसे का पेड़ लगाना। अगर वो किसान पूरी जिंदगी गेहूं और धान की खेती करता है, तो उसको पैसे कमाने के
बारे में ज्ञान है। लेकिन अगर वही किसान आम और लीची का बगीचा लगा देता है, तो वो पैसे का पेड़ लगा देता है, जो पूरी जिंदगी आने वाली पुश्तों को उस पैसे के बगीचे से पैसा आता रहेगा दोस्तों। तो लाइफ का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो हमको और आपको बचपन में सील नहीं किया गया। मेरा ये मानना शुरू से रहा है कि हर इंसान आज इस दुनिया में, इस भूतल पर जितना भी पैसा महीने का कमाता है, चाहे वो 5,000 बनाता हो, चाहे 50,000 बनाता हो, चाहे 5 लाख बनाता हो महीने का, वो अपने विश्वास के दम पे बनाता है। जो विश्वास हमारे और आपके अंदर बो दिया जाता है बचपन से, हम उसी विश्वास के सहारे इस दुनिया में पैसा बनाने का काम करते हैं। अगर फर्ज करो बचपन में हमको और आपको पैसे की भाषा में पैसा कमाने का स्किल बो दिया गया, तो हमको और आपको बचपन में कभी भी किसी ने पैसे का पेड़ लगाने का कॉन्सेप्ट नहीं बोया। तो हमारे और आपके अंदर हमेशा पैसा कमाने की लत लगी रही, कैसे भी पढ़ लिख करके बढ़िया से हम और आप पैसा कमाएं, यही माइंडसेट में चलता रहा। कभी भी हमारे और आपके माइंडसेट में कि कैसे हम एक प्रोजेक्ट रेडी कर दें, कैसे हम एक पैसे का पेड़ लगा दें जो जिंदगी भर पैसा आता रहे, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट हमारे और आपके दिमाग में हमारे घर वालों ने, हमारे परिवार वालों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे गांव वालों ने, हमारे समाज वालों ने कभी भी नहीं बोया, जिसके वजह से हमारा और आपका डायरेक्शन, जो मैं कहता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आज आप कहाँ हैं, सब कुछ इस पे निर्भर करता है कि आपको जाना कहाँ है। यानी हमारी जो दिशा थी वो पैसे कमाने के ऊपर चली गई, पैसे के पेड़ लगाने के ऊपर हमारी लाइफ की दिशा प्लान नहीं हुई। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों, आज अगर फर्ज करो हम और आप जितना भी पैसा कमाते हैं, अगर वो पैसा हम और आप मरते दम तक काम ना भी करें तो भी उतना रोकड़ा आता रहेगा हमारे घर में, तो आप और हम अपनी मर्जी की जिंदगी जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे। तो मेरे दादाजी ने मुझे अटका दिया था दोस्तों, मरता क्या ना करता, मैंने ट्रेडिशनल काम करना शुरू किया। एक और हिक मेरे अंदर में दोस्तों लगी हुई थी बचपन से कि मुझे सभी लोग रस्तोगी साहब के पोते के नाम से जानते थे। मेरी कोई अपनी पहचान नहीं हुआ करती थी दोस्तों। तो जब भी कहीं जाना होता था या मिलना होता था, हर जगह दादाजी के नाम का ही सहारा लेना पड़ता था जिंदगी में। पहली बार मुझे आज भी याद है 1992 में मैंने अपना काम शुरू किया। दोस्तों मैंने कई प्रकार के बिजनेसेस किए। हर्षद मेहता कांड का समय अगर आपको याद होगा स्टॉक मार्केट का, तो उस वक्त मार्केट बुरी तरह से क्रैश किया था और उस वक्त मैं मगध स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में टिकट लेकर के दोस्तों स्टॉक मार्केट का काम भी शुरू किया। अलग अलग प्रकार के बिजनेस किए, कोयलवरी लाइन का भी बिजनेस किया, कई सारे ट्रेडिंग लाइंस का भी बिजनेस किया, क्योंकि खून में जो था वो बिजनेस था, तो बिजनेस की तरफ ही दोस्तों फोकस किया। 1995 की बात है दोस्तों, मुझे आज भी याद है। उस जमाने में पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जो मेरा ब्रोकिंग हाउस हुआ करता था, उस वक्त मैं महीने का 2 से 3 लाख रुपया आपको सिर्फ ब्रोकरेज कमीशन कमाया करता था। घर के अंदर में ही खूब बढ़िया सा ऑफिस सेट करके दादाजी ने दे दिया था और खूब बढ़िया से ट्रेडिंग का काम किया करता था। लेकिन दोस्तों उस जमाने में मार्केट के अंदर में फिजिकल शेयर, कागज का सर्टिफिकेट चला करता था। उस वक्त ये डीमैट और ये टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी कि सारा सिस्टम ऑनलाइन होता था। स्टॉक एक्सचेंज में भी बोली लगा लगा करके शेयर खरीदने और बेचने पड़ते थे। रिलायंस रिलायंस रिलायंस, टाटा टाटा टाटा, ये सब बोल बोल करके ट्रेडिंग का काम करना पड़ता था दोस्तों। तो वो ट्रेडिशनल बिजनेस में मैंने जिंदगी में बहुत पैसे कमाए दोस्तों, लेकिन यकीन मानो सुबह से लेकर रात तक पूरा शरीर का तेल निकल जाता था पैसे कमाने में, और इतना पैसा कमा करके भी उस पैसे का सही इस्तेमाल कर पाना मेरे लिए संभव नहीं था जिंदगी में। दोस्तों जब फर्जी शेयर्स हमारे यहाँ काफी बेचे गए 95, 96, 97 में, पोस्ट ऑफिस से शेयर का सर्टिफिकेट लोग निकाल लिया करते थे और फर्जी डीड लगा करके हमारे यहाँ करोड़ों का लोगों ने शेयर सेल किया।
दोस्तों घर का नाम ही काफी था, बहुत बड़ा नाम था दोस्तों। बस एक ही चीज आपको बताऊं, जब एक एक साल के बाद वो स्टॉक्स वापस आने शुरू हुए, तो चूंकि उसमें पहला ब्रोकिंग हाउस में मुहर मेरा लगा करता था, मुझे मार्केट को वापस वो पैसा देना पड़ जाता था। और जिस क्लाइंट से वो शेयर आया था, वो सारे के सारे क्लाइंट नदारद हो चुके थे, भाग चुके थे हमारे यहाँ फर्जी शेयर बेचकर। काफी लंबा झटका लगा था दोस्तों। 1998 की बात है। हमने लोगों का पैसा, अपने जो भी पैसा कमाया था वो दे के वापस किया, अपनी कुछ प्रॉपर्टीज को बेच करके वापस किया, जो कुछ भी अपने पास था। क्योंकि एक ही चीज दादाजी ने सिखाई थी, बेटा जबान कभी भी खराब नहीं होनी चाहिए। एक बिजनेसमैन की जिस दिन जबान चली गई, समझ लेना उसका धंधा हमेशा के लिए खत्म हो गया। और ये बातें हम और आप जितने भी कॉरपोरेट हाउस है, अगर आप देखो हिंदुस्तान में टाटा, बिरला, अंबानी, गोयनका, मोदी, तो आपको ये चीज कॉमन मिलेगी हर एक बिजनेसमैन में कि भाई पैसे का नुकसान बर्दाश्त है, लेकिन इमेज का नुकसान कभी भी नहीं होना चाहिए। तो ये बातें जो है वो मेरे दादाजी ने शुरू से मेरे खून के अंदर में डाली हुई थी, उन्होंने मुझे सिखाया हुआ था। तो दोस्तों सब कुछ बेच करके भी सारा कर्जा खत्म किया, फिर भी जिंदगी -4 करोड़ पे जाके अटक गई थी दोस्त। तो अमीरी की कोख से पनपी हुई जो गरीबी थी ना, वो दर्द का मजा लेने का सिलसिला मेरा सन 1998 से शुरू हुआ दोस्त। क्योंकि जब आप जिंदगी में कुछ हासिल नहीं करने का कोचिंग नहीं ले पाते हो, कोई भी बेसिक चीजें नहीं सीख पाते हो, सब कुछ आपको जब बिन मांगे मिल जाता है, तो जब आप ऊपर से नीचे आते हो ना अपनी जिंदगी में, उस वक्त जिंदगी बहुत कुछ सिखा दिया करती है दोस्तों। और वहां से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई दोस्तों, खुद के ऊपर। मेरे दादाजी 1997 में एक्सपायर किए थे दोस्तों। सब कुछ खुद से बिल्ड करना था, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा एक चीज सिखाई थी, बेटा जब भी आगे बढ़ोगे, हो सकता है जिंदगी में गिरोगे। गिरने के बाद ऐसा नहीं है कि गिरे रहना है, गिरने के बाद फिर उठना और फिर चलना। हो सकता है फिर आगे चलोगे, फिर गिरोगे, लेकिन गिरने के बाद फिर उठना, फिर चलना। हो सकता है आगे चलोगे, फिर गिरोगे। मैंने सैकड़ों प्रकार के दोस्तों अलग अलग बिजनेस की, और हर बिजनेस में जैसे ही आगे बढ़ता था, कोई ना कोई झटका लग जाता था। कभी ये बिजनेस किया, फिर झटका, फिर कभी वो बिजनेस किया, वो झटका। लेकिन एक चीज थी दोस्तों मेरे अंदर, मेरी हिम्मत, जो मेरे दादाजी की दी हुई थी, कि आपको जिंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप जिंदगी में गिरते कितनी बार हो। सब कुछ इस पे निर्भर करता है कि आप गिरकर उठते कितनी बार हो। ये हमारी लाइफ में दोस्तों मायने रखता है। और वो सीख थी दोस्तों, जिसने कभी भी मेरे हिम्मत को कमजोर नहीं पड़ने दिया। मैं लगातार अटैक करता रहा। मुझे आज भी याद है कि जब आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हो, तो ऊपर वाला किसी न किसी तरीके से वो चीज हमारे या आपकी लाइफ में देता ही देता है। वो एक पिक्चर का डायलॉग है ना, जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहोगे, तो पूरी कायनात उसको हासिल करने की साजिश में रच जाती है। दोस्तों वो वाकई में वो एक डायलॉग नहीं है, वो सत्य है, वो एक जिंदगी का सच है कि अगर आप वाकई में किसी चीज को दिल से चाहोगे, तो पूरी कायनात उसकी साजिश रचनी शुरू कर देती है। सन 2000 में मेरी जिंदगी में दोस्तों पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आया। एक अमेरिकन कंपनी से तारुफ हुआ दोस्तों, जहां से हमें यह पता चला कि बिना लाखों करोड़ों की पूंजी लगाए हुए, सच्चाई और ईमानदारी के साथ भी नेटवर्क बिल्ड करके, एक अच्छे सेटिस्फाइड यूजर्स का नेटवर्क बिल्ड करके हमारे घर में भी पैसे का पेड़ लग सकता है, सच्चाई और ईमानदारी से मेहनत करके। बस वो बिजनेस मुझे मिला था दोस्तों मेरे ससुराल से। सन 2000 में मेरी शादी हुई थी लखनऊ, और रोशी रस्तोगी मेरी लाइफ में आई वहां से, और मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, फरवरी 2000 में मेरी शादी हुई और 1 अप्रैल 2000 को
वो अमेरिकन कंपनी मेरी लाइफ में आया और मेरी पहली बार शुरुआत हुई नेटवर्क मार्केटिंग में अप्रैल 2000 में दोस्तों। मैंने पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मेहनत के साथ जो सिस्टम मुझे सिखाया गया, क्योंकि दोस्तों ये चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, लाइफ के अंदर में कभी भी असफल इंसान और सफल इंसान में सिर्फ एक चीज का फर्क होता है कि असफल इंसान अपने तरीके से काम करता है और सफल इंसान जो सिस्टम बना हुआ है उस काम का, सफलता का, चुपचाप उस सिस्टम के आगे खुद को नतमस्तक कर देता है और तेजी से आगे बढ़ जाता है। तो मुझे असफलता और सफलता का ज्ञान जिंदगी में बहुत पहले मेरे दादाजी ने दे दिया था कि बेटा जिंदगी में जब भी कोई काम करना, सबसे पहले उस काम को करने का जो तरीका होता है, जो राइट सिस्टम होता है, उस काम के सफल लोगों से उस सिस्टम को जानने की कोशिश करना। क्योंकि आज आप अगर नौकरी करते हो तो आपकी नौकरी का भी एक सिस्टम होगा, आप बिजनेस करते हो तो आपके बिजनेस का भी एक सिस्टम है, आप खेती करते हो, आपके खेती का भी एक सिस्टम है। और सफल इंसान क्या करता है, जब भी कोई काम करता है वो उस काम के सफल व्यक्ति के पास नतमस्तक होकर के चुपचाप उस सिस्टम की जानकारी लेता है कि कृपया करके मुझे इस काम में सफल होने का तरीका बताया जाए, और वो अपना कोई दिमाग नहीं लगाता है, चुपचाप उस सिस्टम को करते चला जाता है और बहुत तेजी से सफलता हासिल कर लेता है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं हमारे बिहार के अंदर में एक से एक जीनियस माइंड बैठा हुआ है, एक से एक खुरापात खोपड़ी जिसको मैं बोल सकता हूं, जिनके पास दिमाग की कोई कमी नहीं है। और पूरी दुनिया में हम बिहार वालों ने तो धमाका करके रखा हुआ है। आप किसी भी सेक्टर को उठा के देख लो, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, हर सेक्टर में। लेकिन दोस्तों सफलता के लिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे गुजारिश करूंगा कि कभी भी अपना बिहार वाला चमत्कारिक खोपड़ी का इस्तेमाल किसी भी सिस्टम में नहीं करना। अगर आपको बड़ी सफलता लेनी हो तो आपको उस सिस्टम के किसी भी सक्सेसफुल अचीवर से चुपचाप एक बार अपने इस खतरनाक ईगो को, क्योंकि हम बिहार वालों में ये जो होता है कि हम थोड़ी किसी का सुनेंगे, हम ही हैं, बात खत्म। ये जो जज्बा है ये बहुत अच्छा है, ये स्वाभिमान बहुत अच्छा है, लेकिन सफलता के लिए स्वाभिमान में और ईगो में बस एक छोटी सी लकीर होती है दोस्तों। कब ये स्वाभिमान हमारे ईगो में कन्वर्ट हो जाता है ये हमें अपनी जिंदगी में पता नहीं चलता। शायद मुझे भी दोस्तों ये स्वाभिमान और ईगो का फर्क पता नहीं चलता अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आया होता अपनी लाइफ। दो तरीके के लोग होते हैं दोस्तों, एक जो खुद गलती कर कर के सीखते हैं, दूसरा जो दूसरे की गलती से सीख ले लेता है। तो मैं अपनी जिंदगी में ऊपर से नीचे आया था और सब कुछ बेच करके भी -4 करोड़ के कर्जे में था। अब मेरे पास गलती करके सीखने का वक्त नहीं बचा था दोस्त, क्योंकि अब मैं गलती करता तो 4 करोड़ से ये 5 करोड़ होता, 5 करोड़ से ये 6 करोड़ होता। इसलिए मेरे पास गलती करने का कोई समय नहीं बचा था। इसलिए मैंने अपने स्वाभिमान को ईगो में नहीं कन्वर्ट होने दिया और उस अमेरिकन कंपनी के साथ उसके बताए गए सिस्टम को चुपचाप ईमानदारी से फॉलो किया और 4 साल में एक बहुत बड़ा नेटवर्क हमने बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, हर जगह बिल्ड किया दोस्तों। कई सारे फॉरेन ट्रिप्स भी लिए, करीब 70-80 हजार रुपए का महीने का पे आउट भी उस ए नाम की कंपनी से आया करता था दोस्तों। कई सारे अचीवर भी हो गए हमारे साथ, लेकिन एक माइनस पॉइंट हमेशा से खलता था दोस्तों कि 20,000 लोगों का नेटवर्क है, उसमें से 200 लोग कट्टर हैं, जिनके खून को काटोगे तो वो अमेरिकन कंपनी ही निकल के आएगा। इतने कट्टर लोग थे 200, लेकिन उन 200 कट्टर लोगों का 4 साल 5 साल बिजनेस करने के बाद भी उनकी लाइफ सेट नहीं हो पा रही थी। जिस आजादी के मकसद को लेकर के
मैंने उस अमेरिकन कंपनी के साथ जिस पैसे को पेड़ लगाने के मकसद से उस अमेरिकन कंपनी के साथ काम शुरू किया था, नेटवर्क तो बड़ा बना लिया था दोस्तों, लेकिन हर महीने उस नेटवर्क को फोन कर कर के बिजनेस वॉल्यूम करवाना पड़ता था, फोन कर कर के, डंडा कर कर के पीवी करवाना पड़ता था। तो मुझे इस चीज का एहसास हो रहा था कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि मेरे दादाजी ने मुझे जिंदगी में एक चीज सिखाई है कि अगर किसी काम को पूरे सिस्टम से, ईमानदारी से और शिद्दत के साथ आपने अगर अपनी जिंदगी के 5 साल दिए हैं, तो उसमें आपको आपकी लाइफ का डिजायर्ड रिजल्ट, यानी जो चाहते हो वो रिजल्ट मिलना चाहिए। अगर वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो 5 साल के बाद पूरी शिद्दत से उस काम को करने के बाद इसका इवैल्यूएशन करो कि क्या आप जो काम कर रहे हो वो सही है। इसको इवैल्यूएट करो कि क्या आप जो काम कर रहे हो क्या वो बिल्कुल सही सिस्टम से काम कर रहे हो, या तो उस काम में लोचा होगा या हमारे काम करने के तरीके में लोचा होगा। दो में से जरूर किसी ना किसी एक चीज में गड़बड़ी होगी, उसको देखो और उसका सुधार करो। ये बातें मुझे मेरे दादाजी की याद थी दोस्तों। 2004 में उस अमेरिकन कंपनी की विदेश यात्रा पर जब हमारी टीम से 25 लोग उस फॉरेन ट्रिप को अटेंड कर रहे थे, तो मैंने उस कंपनी के सीईओ से एक सवाल किया कि ये जो बिजनेस है हमारे हिंदुस्तान में लोगों को आजादी लेने के लिए मैंने शुरू किया था, और जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं 95% लोग इस कंपनी की क्वालिटी को देख लेते हैं, लेकिन दाम बहुत ज्यादा होने के वजह से ज्यादातर लोग इस कंपनी के प्रोडक्ट को लगातार और बार बार प्रयोग में नहीं लाते हैं। तो क्या आप हम हिंदुस्तानियों के लिए आप अपने प्लान को, प्रोडक्ट को, प्राइसिंग को चेंज कर सकते हो क्या? तो उस कंपनी के सीईओ ने हमें जवाब दिया कि सर, हमारी कंपनी दुनिया के 90 देशों में है और हमारे लिए हिंदुस्तान का जो बाजार है वो मात्र 200-300 करोड़ का व्यापार है, जबकि हम 50-50 हजार करोड़ का व्यापार अलग अलग देशों में कर रहे हैं। तो हम हिंदुस्तान जैसे छोटे से बाजार के लिए अपने 90 देशों का कारोबार को चेंज नहीं कर सकते, पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकते, प्रोडक्ट की प्राइसिंग को चेंज नहीं कर सकते। दोस्तों, उस फॉरेन ट्रिप में मुझे एहसास हो गया था इस बात का कि इस कंपनी में अगर हम लगातार काम करेंगे तो हमें 25-30 साल लग जाएंगे आजादी हासिल करने में, लेकिन अगर हम अपनी आजादी चाहते हैं तो इतना वक्त दे पाना हमारे लिए संभव नहीं है। और मुझे एक चीज अच्छी तरीके से पता थी कि मैं इस कंपनी में सफल हो जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ के जो कट्टर लोग हैं वो सारे के सारे लोग इस फॉर्मेट में तेजी से आजादी हासिल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मैंने किसी से कोई सवाल जवाब नहीं किया। 2004 को मैंने उसी फॉरेन ट्रिप में उस कंपनी को रिजाइन किया और फिर से अपने ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ मुखातिब हो गया। दोस्तों, मेरा एक चीज मानना है कि अगर आप किसी काम को कर रहे हो और उस काम को अगर आप छोड़ देते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस काम को गाली देना शुरू कर दो कि वो बेकार था, वो ऐसा था, वो वैसा था। वो काम बहुत अच्छा था, वो काम आज भी चल रहा है, लेकिन उस काम को करके मेरे सपने और मेरी आजादी उस काम से नहीं आ सकती थी, इसलिए वो काम मेरे लिए नहीं था, इसलिए मैंने उसको रिजाइन कर दिया। 3 साल तक आप सभी के सभी लोग जानते हो मार्केट में कि अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लीडर हो और आपने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं भी लिया हो, तो भी दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लोग आपको नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिखाने आ ही जाते होंगे कि आओ मेरी कंपनी का प्लान देखो। सन 2000 से 2004 से 2007 तक मैंने कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं की, अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में लगा रहा। दोस्तों, जरा सोच के देखो कि एक अमेरिकन कंपनी का अचीवर जो 70-80 हजार रुपया महीना उस वक्त कमाता था और जो अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में लगा हुआ होगा, उस 3 साल में मेरे पास हिंदुस्तान की कितनी कंपनी के लोग आए होंगे नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिखाने के लिए और मुझे समझाने के लिए।
अच्छी अच्छी कंपनियों को दोस्तों मैंने देखा, हिंदुस्तान की सैकड़ों कंपनियां आई गई। किसी कंपनी के प्रोडक्ट बहुत सस्ते थे तो उनके प्लान में दम नहीं था, उनकी क्वालिटी में दम नहीं था, किसी का सपोर्ट सिस्टम बढ़िया नहीं था, किसी का एजुकेशन सिस्टम बढ़िया नहीं था। शेयर भूखा रह जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा दोस्तों। 3 साल तक जब सैकड़ों कंपनियों के लोग आए, किसी किसी कंपनी के मालिक भी आए, हमने उनका हाथ जोड़ के वेलकम किया, उनकी चीजों को जाना, समझा, सीखा, किसी को भगाया नहीं। लेकिन वो चीज जो मुझे मेरी आजादी के लिए चाहिए थी, उन सारे चीजों का पैरामीटर का कॉम्बिनेशन मुझे उन कंपनियों के प्लान में और प्रोडक्ट्स में नहीं मिल रहा था दोस्तों। सन 2007 में एक बाइनरी कंपनी मेरी लाइफ में आई, जिसके मालिक आए थे चेन्नई से, जिन्होंने मुझे एक ही चीज बोला कि इस कंपनी में बहुत सारे करोड़पतियों को हमने पैदा किया है हिंदुस्तान में, आप भी आएंगे तो हम भी बिहार में कई सारे करोड़पति पैदा कर देंगे और कई सारे लोगों को आगे लेके जाएंगे दोस्तों। और उस कंपनी ने एक ही चीज का विश्वास दिलाया था कि हम हमारी कंपनी को आईडीएसए के अंदर, सिद्धांतों के अंदर भी लेकर के जरूर जाएंगे, क्योंकि अभी हमने शुरुआत की है सन 2000 से। अब कहीं ना कहीं तो आपको विश्वास करना ही पड़ता है दोस्तों। मैं उस बाइनरी कंपनी के मालिक के बोलने पे और कमिटमेंट पे आया। मैंने अक्टूबर 2007 में उस बाइनरी कंपनी के साथ अपना काम चालू किया और जैसा होता है दोस्तों बाइनरी कंपनियों में, अपना सर अटका लेने का, दो लोगों का सर अटकाने का और ठकाठक रोकड़ा कमाने का। उस कंपनी से दोस्तों मैंने करोड़ों रुपए कमाए। आपको सच बताऊं, 5-5 हजार की आईडीज बेच के, 10-10 हजार की आईडीज बेच करके बहुत बड़ा नेटवर्क का हुजूम खड़ा किया, बहुत पैसा कमाया। लेकिन दोस्तों पैसा कमाने के बाद भी उस बाइनरी कंपनी से सुकून नहीं मिला, क्योंकि वो जो 5,000 के और 10,000 के प्रोडक्ट हम लोगों को दिया करते थे, वो प्रोडक्ट अगर बाजार में वो 5,000 का प्रोडक्ट खरीद के बेचने जाएगा तो वो 500 रुपए में भी कोई खरीदने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि बाइनरीज के अंदर में मैनिपुलेटेड प्रोडक्ट्स का धंधा चलता है दोस्तों। वो मैनिपुलेटेड प्रोडक्ट्स लोगों की लाइफ में पैसे तो दे सकता है लेकिन आजादी उनको नहीं दे सकता। तो वो करोड़ों रुपए कमा करके भी मुझे 5-6 साल उस कंपनी को करने के बाद जब वो कंपनी आईडीएसए के अंदर में रजिस्टर्ड नहीं हुई, तो मुझे ये एहसास होने लगा कि इस काम के अंदर में मैं खुद भी बेवकूफ बनता हूं, लोगों को भी बेवकूफ बनाता हूं, तो जाकर के पैसा कमाता हूं। और जो 95% लोग खुद बेवकूफ बनने के बाद ये मान लेते हैं कि भाई मैं तो पैसा देके इस कंपनी में बेवकूफ बन गया, लेकिन मैं दूसरों को बेवकूफ नहीं बनाऊंगा, वो अपने एथिक्स और वैल्यूज के वजह से इस प्रकार की कंपनियों को नहीं करते। और जो 5% मेरे जैसा कसाई होता है, वो लोगों को काटने में लगा रहता है कि खुद तो बेटा फंस गया हूं, दूसरे को फंसाए बिना भी नहीं मानूंगा। हिंदुस्तान एक ऐसा बाजार है दोस्तों जहां सबकी दुकानें चलती हैं। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसकी दुकानें नहीं चलती हैं दोस्तों। मुझे आज भी याद है दोस्तों, वो 2013 की बात थी, मार्च में, जब मैंने ये फैसला किया कि अगर आजादी लेने वाली कोई चीज है तो डायरेक्ट सेलिंग में मैं वो करूंगा, नहीं तो डायरेक्ट सेलिंग को जिंदगी भर के लिए टाटा और बाय बाय कर दूंगा दोस्तों। मैंने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीना दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में मुझे कुछ सच पता चल चुका था। 2 प्रकार की कंपनी मैंने की थी। एक अमेरिकन कंपनी जिसके पास नीयत थी लोगों को पैसा देने की, लेकिन उसमें आजादी लेने में 20 से 25 साल का वक्त लगता। और दूसरी कंपनी जो फटाफट पैसा बांटती थी, जिसके पास नीति थी बहुत तेजी से लोगों को पैसा देने की, लेकिन उस कंपनी के पास नीयत नहीं थी। तो पहली कंपनी जिसके पास नीयत थी बट नीति नहीं थी मोटा पैसा कमाने की, दूसरी कंपनी जिसके पास नीति थी लेकिन नीयत नहीं थी जिंदगी भर लोगों को पैसा देने की। दोस्तों ये नीयत और नीति का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे और आपके लाइफ में। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप बरौनी रहते हो और
बरौनी रेलवे स्टेशन पे आपको 1 मिनट के अंदर पैदल पहुंचना है तो आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। तो ये कंपनी की नीति सॉलिड है कि वो सबको अपने घर से रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ा देगी, लेकिन 1 मिनट में क्या आप पैदल रेलवे स्टेशन पहुंच पाओगे, ये निर्भर करेगा आपके ऊपर। लेकिन अगर वही कंपनी ये बोलती दोस्तों कि आप बरौनी रेलवे स्टेशन 1 घंटे में पैदल पहुंचो तो आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा, तो पता चलता कि उस कंपनी की नीयत भी है देने की और उस कंपनी के पास नीति भी है लोगों को 1 करोड़ रुपया देने की। तो ऐसी सही नीयत वाली कंपनी और सही नीति वाली कंपनी की तलाश दोस्तों मैंने 6 महीने लगातार लाखों रुपए इन्वेस्ट करके किया। एक सच मुझे पता चल चुका था हिंदुस्तान में कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में आजादी लेनी है तो आईडीएसए के बाहर की कंपनियों में नीति है बट नियत नहीं है, और आईडीएसए के अंदर की कंपनियों में नियत है। अब चेक करना है कि किस नियत वाली कंपनी के पास सही नीति है जिससे मैं आजादी ले सकूं। और मुझे 100% पता था कि मेरी आजादी सिर्फ मेरे सफल होने से आने वाली नहीं है। मेरी आजादी जब तक मैं हजारों सैकड़ों लोगों को सफलता के परचम पे नहीं पहुंचाऊंगा, मेरा लाइफ टाइम पैसे का पेड़ लगने वाला नहीं है। इसके लिए मुझे एक सही नियत और सही नीति वाली कंपनी की तलाश थी। 6 महीने तक अलग अलग आईडीएसए की कंपनियों को सर्च करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जिसके पास नियत और नीति का सही मिश्रण हो। 2 कंपनी को मैं देखना नहीं चाहता था, एक ए नाम की कंपनी जिसको मैं कर चुका था, दूसरा एम नाम का मोदी केयर जिसको बहुत गाली दे दे करके मैंने ए नाम की कंपनी का बिजनेस बिल्ड किया था। दोस्तों होता है ना, बचपने में जब हम और आप नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करते हैं तो उस वक्त मेरी कंपनी और तेरी कंपनी वाला बात बहुत होता है लोगों के साथ। वो बचपना होता है हमारा और आपका जब हम और आप नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करते हैं और मेरी कंपनी तेरी कंपनी किया करते हैं। दोस्तों उस जमाने में सन 2000 से 2004 में मैंने जब उस अमेरिकन कंपनी का बिजनेस बिल्ड किया था तो मोदी केयर की बड़ी ऐसी तैसी की थी मार्केट के अंदर में। तो जब आप किसी चीज को बहुत हेय दृष्टिकोण से देखते हो तो कभी भी आप उसको करने के बारे में नहीं सोच सकते। तो 2 कंपनी को मैं देखना नहीं चाहता था। इस 2 कंपनी को छोड़ करके मैंने सारी आईडीएसए की कंपनियों को प्रमोटर चेक किए, प्रोफाइल चेक किए, प्रोडक्ट देखा, प्लान देखा, उनका सपोर्ट सिस्टम देखा, एजुकेशन सिस्टम देखा, सर्विसेज देखा, सारा का सारा कॉम्बिनेशन। चूंकि मुझे पता था कि अगर हर मापदंड, चाहे वो प्रमोटर हो, प्रोफाइल हो, प्रोडक्ट हो, प्लान हो, सपोर्ट सिस्टम हो, एजुकेशन सिस्टम हो, सर्विस सिस्टम हो, अगर ये सारा मापदंड, ये सारा पैरामीटर परफेक्ट होगा तो ही हम और आप मिलकर सफलता की झड़ी लगा सकते हैं। क्योंकि खुद के सफल होने से सफलता नहीं मिलेगी, कई सारे लोगों को सफल करने से सफलता मिलेगी, आजादी मिलेगी। ये चीज का इल्म मुझे हो चुका था दोस्तों उस जमाने में। दोस्तों गलती से अक्टूबर 2013 में मुझे बोला गया सब देख के तो हार ही चुके हो, एक बार मोदी केयर को भी देख ही डालो। और मुझे आज भी याद है दोस्तों जब मैंने मोदी केयर के ये सारे पैरामीटर देखे, प्रमोटर, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, पे आउट, प्रमोशनल सिस्टम, ये सारे के सारे पैरामीटर को देखने के बाद मुझे लगा कि ये वही कंपनी है जिसकी तलाश मेरा दिल कई सालों से कर रहा है दोस्तों। एक सही नियत और एक सही नीति वाली कंपनी। नियत इसलिए कि आप सोचो कि 1996 से मोदी केयर चल रहा था, 2013 तक 17 साल में मोदी केयर ने कभी भी अपना प्रॉफिट जनरेट नहीं किया। अभी कंपनी का मालिक 17 साल तक इस कंपनी को हर साल बेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ इसमें अपडेट करता है, कुछ ना कुछ ऐड ऑन करता है,
सोचो उसका विजन कितना बड़ा होगा, जो 13 साल के नुकसान के बाद भी कंपनी में और पैसा डाल रहा है। अरे हिंदुस्तान की तो कई सारे कंपनी के मालिक 25-50 करोड़ कमाने के लिए कंपनी खोलते हैं। ये मालिक तो 150 करोड़ घर से लगा करके भी और 2000 करोड़ लगाने के लिए बैठा था। इसकी नीयत के बारे में दोस्तों जो कुछ भी बोला जाए वो बहुत कम है। हम सब बहुत शुक्रगुजार हैं और दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं श्री समीर मोदी साहब को, जिन्होंने सोने का दिल यहाँ पे लेकर के इस दुनिया में हम सब के लिए आए हैं दोस्तों। उन्होंने साबित करके दिखा दिया हिंदुस्तान में। और मोदी केयर के पास एक सही नीयत थी और वो लगातार पैसे इन्वेस्ट कर रहा था एक बेस्ट नीति बनाने की, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को आजादी मिल सके। बस ये काफी था मेरे लिए महसूस करने के लिए और मोदी केयर की शुरुआत करने के लिए दोस्तों मैंने एक ही चीज देखा मोदी केयर में कि एक सही नियत और नीति का कॉम्बिनेशन मिला। मैंने अक्टूबर में मोदी केयर के लगभग 30-40 हजार के प्रोडक्ट, क्योंकि अगर प्रोडक्ट में दम है तो इस बिजनेस में आजादी मिलेगी मिलेगी, ये चीज मुझे पूरी तरह से महसूस हो चुका था। मैंने 30-40 हजार के प्रोडक्ट लिए, अपना आईडी नहीं डाला मोदी केयर में, सिर्फ ये सोच करके कि पहले प्रोडक्ट के दम को देख लूं, अगर दम होगा तो आजादी पक्की है। पूरे अक्टूबर में मैंने ये सोच के प्रोडक्ट लिया था, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को सबको बांट दूंगा प्रोडक्ट और उनसे फीडबैक लूंगा कि मोदी केयर का प्रोडक्ट कैसा है। सच बताऊं दोस्तों तो मैंने किसी भी से फोन करके ये पूछा भी नहीं कि प्रोडक्ट कैसा है, क्योंकि जब आप खुद प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो तो आप जान जाते हो कि मोदी केयर का प्रोडक्ट प्यार करने लायक है। लोगों को दिल से मोदी केयर के प्रोडक्ट से प्यार हो जाता है। आप में से कई सारे लोग हो जो मोदी केयर के प्रोडक्ट के प्यार के दम पर ही मोदी केयर करते होंगे, ऐसा मुझे 100% विश्वास है। ये ताकत है दोस्तों मोदी केयर के प्रोडक्ट का। नवंबर 2013 में मैंने 3 नवंबर 2013 दिवाली का दिन था दोस्तों, मैं अपने 3 पार्टनर के साथ दिल्ली के हेड ऑफिस में मोदी केयर की आईडी रजिस्टर करा रहा था। वहां पे हमारे मैनेजर अनूप अरोड़ा सर, प्रशांत प्रेम सर, ये सारे लोग थे जिन्होंने मुझे पूरी तरह से मोदी केयर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, बिजनेस प्लान क्लियर किया। उसके बाद उन्होंने कई सारे लीडरों के अलग अलग पे आउट दिखाए और वो जो पे आउट दोस्तों मैंने लोगों को देखा, कहते हैं ना कि विश्वास को एक बार पक्का करना होता है, बार बार पक्का करने की जरूरत नहीं। मैं एक बिजनेसमैन का बच्चा था, लोगों के जब ऑडिटेड बैलेंस शीट देखे, लोगों का महीने का पे आउट रिपोर्ट देखा, टीडीएस रिपोर्ट देखा, तो मुझे अपने विश्वास को पक्का करने में देर नहीं लगा कि हाँ, यहां से बहुत मोटा रोकड़ा का पेड़ जिंदगी में लगाया जा सकता है। वो विश्वास दोस्तों बन गया यहाँ पर और उस विश्वास के साथ मैंने कंपनी के जो भी मैनेजर्स थे उनसे सिर्फ एक ही सवाल किया कि मेरे को इस काम में सफल होने का बेसिक सिस्टम क्या है, वो तरीका आप बताओ। क्योंकि मुझे बिहारी होते हुए भी अपनी बिहार वाली खोपड़ी नहीं लगानी है इस बिजनेस में, मुझे सफलता वाला सिस्टम अप्लाई करना है जो मेरे सफलता का मूल मंत्र है। उन्होंने बोला कि सर अगर आप यूजर बनना चाहते हो तो 500,000 रुपए का प्रोडक्ट ले लो, बट अगर आप सीरियस बिजनेस करना चाहते हो तो आप एक मैजिक कॉर्नर बनाओ 10,000, 20,000, 25,000 का। मैंने एक खूबसूरत सा मैजिक कॉर्नर गाड़ी के डिक्की में तैयार किया दोस्तों, 21,000 रुपए का मोदी केयर के प्रोडक्ट का। उन्होंने बोला डेमो किट तैयार करो, मैंने डेमो किट तैयार किया वहीं पे 1,500, 2,000 रुपए का। उन्होंने बोला 100% प्रोडक्ट यूज करना, लोगों को रोज डेमो देना, प्लान देना, लोगों को यूजर बनाना और संतुष्ट यूजर का जब आप नेटवर्क सही स्ट्रक्चर में बिल्ड करोगे तो आपका बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड होगा। और जब भी आपको तकलीफ हो तो अपने एक्टिव अपलाइन के साथ सलाह मशवरा करना, अपने दर्द को शेयर करना, वो आपको राइट गाइडलाइन देंगे कि कैसे आप उस दर्द से निकल सकते हो। और इस प्रक्रिया को बार बार लगातार बार बार लगातार बार बार लगातार करते चले जाना। फिर मैंने उन लोगों से एक सवाल किया कि सर मोदी केयर के प्लान में 2012 से पहले तक तो
पैसा नहीं हुआ करता था। लेकिन 1996 से लेके 2012 तक ये लोग कैसे मोदी केयर में टिके रहे, इन लोगों ने कैसे ये काम किया? तो उन्होंने बताया कि ये वो लीडरशिप है जिसका पेशेंस था, जिसको एक विश्वास था कि श्री समीर मोदी जी कभी ना कभी कोई बहुत बड़ा धमाका मोदी केयर में जरूर करेंगे, जब इन सारे लोगों का पे आउट और अचीवमेंट बहुत बड़ा होगा। मैं हिंदुस्तान के उन तमाम लीडरशिप को दोस्तों सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने 1996 से 2013 तक कम पैसे के बावजूद भी मोदी केयर को हम लोगों के लिए बचा के रखा, टिका करके रखा। उन सारी लीडरशिप को सैल्यूट है जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम इस नए मोदी केयर के अवतार में आकर के 2020 खेल पाए। दोस्तों, हिंदुस्तान की वो तमाम लीडरशिप, चाहे हमारी गुरु माँ सुरेखा भार्गव मैम हो, प्रमोद आचार्य साहब हो, विंध्यवासिनी पांडे जी हो, धीमंत रश्मि कपाड़िया जी हो, हमारे SD सिंह साहब हो, आपके बेगूसराय के वो तमाम लीडर, मंजेश सर, राकेश सर, गुड्डू सर, इन तमाम लीडरशिप को सर मैं सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने मोदी केयर को हर बुरी परिस्थिति में भी बचा के रखा। दोस्तों, अगर आप बचा ले गए सही चीज को, तो यकीन मानना दोस्तों, एक वक्त आएगा जब आप ना जाने कितने हजारों लोगों की जिंदगी उस चीज से बदल डालोगे। और दोस्तों, वो वक्त आया जब मोदी केयर का सारा मैजिक कॉर्नर बना करके मैं आया। मैं दोस्तों आज आपके साथ ये शेयर नहीं करूंगा। सर, टाइम कितना बचा हुआ है मंजेश सर? आप कंटिन्यू करें सर, कंटिन्यू करें, टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं सर। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा उन चीजों को जो करना है। मैं आज उसकी बातें आपसे नहीं करूंगा मैं आपसे वो बातें करूंगा, क्योंकि हम बिहार वाले क्या नहीं करना है अगर ये जान गए तो हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्या करना है। क्योंकि क्या करना है ये तो इतने सालों से हम और आप सीख ही रहे हैं, बट अभी तक हमें ये नहीं सिखाया गया कि क्या क्या नहीं करना है इस बिजनेस में। दोस्तों, मेरा हमेशा से ये मानना रहा, जब उस पूरे बिलीव लेवल को मैंने पक्का किया तो मैं पूरे जोश में आ गया। गाड़ी के डिक्की में मैजिक कॉर्नर बना दिया, डेमो बॉक्स डाल दिया, पूरा का पूरा नए लोगों के ज्वाइनिंग का फॉर्म भरा, सारा टूल्स डाला और निकल गया पूरे जोश के साथ। मैं था जोश में, और जैसे ही मैं पहुंचा अपने घर लखनऊ, क्योंकि मैं 2012 में बिहार मुझे छोड़ना पड़ा दोस्तों, क्योंकि 12 साल का बहुत लंबा सफर हो चुका था अमीरी की कोख से पनपी हुई गरीबी का। मुझे बिहार छोड़ करके उत्तर प्रदेश लखनऊ शिफ्ट होना पड़ा सन 2012 में। और 2013 में दोस्तों मेरी लाइफ में मोदी केयर आया, नवंबर 2013। और मैं पूरे जोश के साथ जब दिल्ली से मैजिक कॉर्नर रेडी करके गाड़ी से लखनऊ आया, मैं था जोश में और मेरे पिताजी थे होश में। सबसे पहला, खबरदार, होश में आना मना है इस बिजनेस में। आज तक आपने, हमने, किसी भी व्यक्ति ने, आपने एक बढ़िया शर्ट खरीदी है, पैंट खरीदा है, टाई खरीदा है, आपने जूते खरीदे हैं, घड़ी खरीदी है, आपने ज्वेलरी खरीदा है, आपने गाड़ी खरीदी, आपने घर बनाया, व्हाटएवर, जो कुछ भी आपने अपने लाइफ में हासिल किया, इंसान तभी अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करता है जब वो जोश में होता है। होश में रहना है ये तो दुनिया बोलती है, लेकिन मैं सवाल आप लोगों से करता हूं, सच सच दिल पे हाथ रख करके बताओ दोस्तों, जब भी कुछ हासिल किया है, जोश से हासिल किया है या होश में रह के हासिल किया है? जिंदगी में शादी की थी, दिल पे हाथ रख के बताओ, जोश में शादी की थी या होश से शादी की थी? आप चेक करो, आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी हासिल किया है वो जोश में हासिल किया है। और जब तक आदमी जोशियाता नहीं है, कुछ हासिल जिंदगी में नहीं होता। और जोश दिल से आता है, होश दिमाग से आता है। फिर भी ये दुनिया क्या सिखाती है? होश में रहो। अभी हासिल जोश से होता है और दुनिया सिखाती है होश में रहो। खबरदार, होश में रहना मना है। जो होश में रहेगा
उसको उतना ही मिलेगा जो मिल रहा है, और जो जोश में रहेगा वो हासिल कर लेगा जो वो हासिल करना चाहता है। होश में रहने वालों को उतना ही मिलता है जितना जोश वाले छोड़ जाते हैं, और जोश में रहने वालों को वो मिलता है जो वो हासिल करना चाहते हैं। तो जिंदगी का पहला सबक कि होश में आना मना है। तो जब मैं लखनऊ वापस आया, मोदी केयर के प्रोडक्ट का मैजिक कॉर्नर बना के, डेमो किट बना के, तो मेरी मुलाकात जैसे ही मेरे पिताजी से हुई, मैं था जोश में और मेरे पिताजी थे होश में। वो बोले, ये प्रोडक्ट, ये डिब्बा डिब्बी, ये सब क्या है? मैंने उनको सिंपल बोला, इस प्रोडक्ट से और इस डिब्बा डिब्बी से आजादी मिलेगी, पैसे की गुलामी से आजादी, अपनी मर्जी की जिंदगी जीने की आजादी, अपनी मन मर्जी की लाइफ जीने की आजादी। तो मेरे पिताजी होश में थे, जैसा कि कई सारे लोग हमारे समाज में होश में रहते हैं। जैसे ही आप और हम आजादी की बात करते हैं, वो होश वाले क्या बोलते हैं, होश में हो। तो वैसे ही मेरे पिताजी ने मुझे बोला, होश में हैं आप? 50 साल हो गया करोड़ों का कारोबार करते हुए, अभी तक तो आजादी मिली नहीं, इस डिब्बा डिब्बी से आजादी मिलेगी। मैं समझ गया कि मुझे अपने पिताजी को समझाने का काम नहीं करना है, क्योंकि मुझे मोदी केयर में हमारे सारे के सारे अपलाइन और मैनेजर्स ने, जो हमारे रिस्पेक्टेड मैनेजर्स है, दोस्तों मैं दिल से सभी एएसएम को, सभी सीएसओ को, सारे मोदी केयर के मैनेजर्स को दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो 24 घंटे सुबह शाम हमारे और आपकी सफलता के लिए लगे रहते हैं और हमेशा यही चाहते हैं कि हम और आप सफल हो जाएं। तो दिल से उनके लिए सभी लोग एक अंगूठा दिखा करके उनके लिए ताली बजा दो, ताकि ऐसा लवली मैनेजमेंट टीम कभी भी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो वो उन्होंने मुझे सिखाया था कि जब भी लोग आपको होश की बातें करें, आपको फोकस अपने सिस्टम पे डालना है और उन होश वालों के चक्कर में परेशान नहीं होना। तो मैं समझ गया, अब मुझे लिस्ट बनाना था कि मैं किन लोगों को मोदी केयर का डेमो दिखाऊंगा, प्लान दिखाऊंगा, क्योंकि विदाउट एक्शन तो कुछ बड़ा खेल होने वाला नहीं है। तो दोस्तों मैंने उत्तर प्रदेश का लिस्ट ही नहीं बनाया कि ना रहूंगा घर में, ना होश वाले पिताजी से रोज मुलाकात होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग ऐसा करना कि अपने घर के बाहर का लिस्ट बनाना, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि आग लगी हुई थी, -4 करोड़, और जिंदगी को जीरो से स्टार्ट करना था। कुछ भी नहीं था मेरे पास, एक किराए के घर से, और उस किराए को देने का भी पैसा नहीं हुआ करता था। वहां से जिंदगी को रिबिल्ड करना था, रीसेटअप करना था। तो मैंने पूरा का पूरा लिस्ट अपने पुराने जो 13 साल के डायरेक्ट सेलिंग का कैरियर का लिस्ट था, बिहार का, झारखंड का, उत्तर प्रदेश का, आपको मध्य प्रदेश का, बंगाल का, मैंने वो सारे लिस्ट बनाए। मैंने गाड़ी के डिक्की में सारा का सारा चीज डाला। मैंने कभी पहले अपने सूटकेस का या बैग का पैकिंग भी अपने से कभी नहीं किया, क्योंकि वो सारी पैकिंग मेरी वाइफ मेरे लिए किया करती थी। लेकिन मोदी केयर जैसे ही मैंने शुरू किया, तो सभी के सभी लोग होश में आ गए थे। मैं इकलौता जोश वाला व्यक्ति था। तो मुझे बोला गया कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अपना सूटकेस भी खुद से पैक कर लीजिए, कोई दूसरा सूटकेस भी आपके लिए पैक नहीं करेगा। मैंने खुद से अपना सारा सामान पैक किया। वो अलग बात है, पटना पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि मेरा अंदर का बनियान नहीं है। वो कई सारी चीजें जो रोजमर्रा की जरूरतें हुआ करती थी, वो चीजें मेरे सूटकेस में पैक नहीं थी दोस्तों, क्योंकि पहली बार किया था ना। बट करते करते सीखने को मौका मिलता है दोस्तों। दूसरा चीज क्या होता है, जब भी आप मोदी केयर के कल्चर में स्टार्टिंग में आते हो या काम करना शुरू करते हो, तो जो भी नए लोग को हम अपने साथ लाते हैं, उन्हें मोदी केयर के कल्चर से डर लगता है कि अगर डेमो किया, कहीं नीला से सफेद नहीं हुआ तो, कहीं पीला से सफेद नहीं हुआ तो पहला चीज है होश में रहना मना है, दूसरी चीज है डरना मना है दोस्तों।
क्योंकि जिंदगी में कोई भी काम जब हमने और आपने पहली बार किया है, जब पहली बार स्कूल गए थे, डर लगा था या नहीं लगा था? पहली बार नदी के किनारे तैरने गए थे, डर लगा था या नहीं लगा था? पहली बार साइकिल चलाने गए थे, पहली बार आपको किचन में खड़ा किया गया होगा खाना बनाने के लिए। जिंदगी में दोस्तों हर वो काम जो बड़ी सफलता के लिए पहली बार किया जाता है, उस काम से डर लगता है। मेरा पहला डेमो और प्लान मुझे आज भी याद है। मैं पटना पहुंचा था, पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब को मुझे डेमो देना था, और प्रोफेसर साहब को डेमो देने के लिए जैसे ही मैं पहुंचा, अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था। लेकिन मुझे मेरे अपलाइन ने, मैनेजर्स ने एक ही चीज सिखाई थी, डरना मना है। जिस चीज से डर लगे उसको कर डालो, यानी डर लगे तो कर डालो, क्योंकि डर के आगे एक डायलॉग है, डर के आगे जीत है। दोस्तों डर के आगे जीत है, ये 5वां स्टेशन है। डर के बाद दर्द मिलेगा, दर्द के बाद सीख मिलेगी, सीख के बाद कर्म करोगे, कर्म के बाद जीत मिलेगी। तो डर के बाद जीत है, ये पक्की बात है। लेकिन बीच में 3 स्टेशन है। आप बेगूसराय में बैठे हो, बेगूसराय के आगे दिल्ली है, लेकिन बेगूसराय और दिल्ली के बीच में 3 और स्टेशन है, दर्द, सीख, कर्म, तब दिल्ली। यानी डर के आगे जीत है। अब मेरा पहला डेमो डरते डरते, लेकिन मुझे एक ही चीज सिखाया गया था कि मोदी केयर में जिस सिस्टम को करने से डर लगता है, उसको कर डालने का। कर डालोगे तो जीत तुरंत नहीं मिलेगी दोस्तों, कर डालोगे तो दर्द मिलेगा, दर्द मिलेगा तो आप सीखोगे, और जब आप सीख डालोगे और फिर आप कर्म करोगे तो आपकी जीत पक्की होगी। दुनिया में, हिंदुस्तान के अंदर में ऐसे कोई भी प्लैटिनम डायरेक्टर नहीं है मोदी केयर में, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर नहीं है, क्राउन डायमंड डायरेक्टर नहीं है, रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर नहीं है, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर नहीं है दोस्तों, जिनको इस प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ा। आपके जितने भी रिस्पेक्टेड अचीवर हैं, आप सबकी कहानी उलट के देख लेना, सबने डर के आगे दर्द लिया है। मैंने जब पहली बार डेमो दिखाया, डेमो दिखाते ही प्रोफेसर साहब को 50 मिनट तक पूरा डेमो दिखाया, बढ़िया से डेमो दिखाया, प्लान दिखाया। 50 मिनट तक प्रोफेसर साहब ऐसे ऐसे गर्दन टेढ़ा करके डेमो देखे, और डेमो देखने के बाद 50 मिनट के बाद प्रोफेसर साहब के मुंह से आवाज निकली, आप रस्तोगी साहब के पोते हैं ना? मैंने बोला जी सर। बोले आपका करोड़ों का लोहे का कारोबार बंद हो गया क्या? बोले ये तेल साबुन लेकर के ये डिब्बा डिब्बी घुमा रहे हैं, शर्म नहीं आता आपको? उठाइए ये डिब्बा डिब्बी यहां से और निकलिए यहां से। दोस्तों पहला डेमो बड़ा हिम्मत करके किया, और प्रोफेसर साहब ने मेरा पूरा का पूरा कांड कर डाला। अभी सोचो कि मेरी स्थिति कैसी होगी। मैं उस डिब्बा को समेट करके निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो डिब्बे का वजन भारी हो गया था। प्रोफेसर साहब की बातों से इतना भारी हो गया था कि डिब्बे नहीं उठ रहा था। जैसे तैसे वो डिब्बा उठा करके बाहर निकला, और जैसे ही बाहर निकला मेरे मोबाइल पे फोन आ रहा था। किसका? मेरे अपलाइन का, दिल्ली से। मैं सोच रहा था फोन उठाऊं कि नहीं उठाऊं, उठाऊंगा तो क्या बोलूंगा, मेरा कांड हो गया है। ये सोच करके घबरा करके मैं फोन नहीं उठा रहा था। 2 बार फोन बजा, मैं नहीं उठाया। दोस्तों इस बात को हमेशा याद रखना, जब भी खुशी का वक्त हो, आपके अचीवमेंट का वक्त हो, आपकी सफलता का वक्त हो सकता है अपलाइन को याद मत करना, लेकिन जब भी दर्द में रहो, सबसे पहले अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को याद करना, क्योंकि वही आपको उस दर्द से निकाल सकता है। जब तीसरी बार मेरा फोन बजा तो मैंने उस फोन को उठाया, और उठाने के बाद मैंने बताया उस अपलाइन को कि कैसे कैसे प्रोफेसर साहब ने मेरा पूरा कांड कर डाला है आज। और जब उन्होंने बताया मुझे, वहां से
उन सारे सवालों का गोल्डन वर्ड्स जवाब उन्होंने मुझे दिया दोस्तों, तो बहुत ही हिम्मत मिली, ये छाती चौड़ी हो गई। उन्होंने बोला कि जब आपको प्रोफेसर साहब ने बोला था कि आपका करोड़ों का कारोबार बंद हो गया क्या, और ये तेल साबुन का प्रमोशन कर रहे हैं आप, उठाइए ये डिब्बा डिब्बी निकालिए यहां से, तो आप प्रोफेसर साहब को एक लाइन में बोलते कि सर ये डिब्बा डिब्बी से लोगों ने आजादी हासिल करनी शुरू कर दी है हिंदुस्तान में मोदी केयर से, और उसी आजादी को हासिल करने के लिए मैं ये डिब्बा डिब्बी वाला काम कर रहा हूं। अगर आपके पास सच्चाई और ईमानदारी से आजादी हासिल करने का कोई विकल्प है तो हमको भी बताइए, और नहीं तो आप भी आइए। जब ये जवाब सुना दोस्तों तो बहुत हिम्मत मिली। ये तेल साबुन के प्रमोशन की बात करते हैं, हिंदुस्तान के सारे सेलिब्रिटी जो तेल साबुन प्रमोट करते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, क्या हम उनसे कम है क्या? हम कर लेंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? जिंदगी में पैसे का पेड़ लगाने का विकल्प सच्चाई और ईमानदारी के साथ अगर मोदी केयर ने दिया है तो काम मेरा रोज का कर डालो। दोस्तों वो जो सीख मिली मुझे मेरे अपलाइन से, उसके बाद मैं कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। वो डेमो के बाद मैं पटना से निकला, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मोतिहारी, बेतिया, उसके बाद आपको अररिया, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, सिल्लीगुड़ी, गैंगटॉक, दार्जिलिंग, भागलपुर, गोड्डा, देवघर, धनबाद, रांची, टाटा, बोकारो, डेहरी ऑनसून, सासाराम, बनारस, इलाहाबाद करके नवंबर भर काम किया। दिसंबर में वापस दोस्तों एक्शन करके घर पहुंचा। लगातार 35 दिन का वर्किंग। दोस्तों अगर जीतना है तो अपने आप को झोंकना पड़ेगा। अगर झोंक के खेल जाओगे, जिंदगी भर नहीं झोंकना पड़ेगा आपको अपने आप को। एक बार अपनी चाहत के अनुरूप जितना बड़ा पैसे का पेड़ लगाना है उसके लिए झोंक डालने का खेल खेलना है। जब पूरा 35 दिन इस सारे जगह पे डेमो प्लान करके, यूजर्स का नेटवर्क बिल्ड करके वापस लौटा, मैं था जोश में, मेरे पिताजी फिर थे होश में। बोले आपका पहले महीने का मोदी केयर का चेक आया है। उस जमाने में दोस्तों खाते में पैसा नहीं आता था, उस जमाने में मोदी केयर का चेक आता था। आपकी सारी लीडरशिप जानती है, क्योंकि वो चेक फाड़ करके निकाल करके चेक खाते में जमा किया जाता था। जब दिसंबर 2013 में मोदी केयर का पहला चेक आया था नवंबर मंथ का, तो आप सोच लो 35 दिन का अलग अलग शहरों का पेट्रोल का खर्चा, होटल का खर्चा और जा करके काम करने का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो इन्वेस्टमेंट क्या होगा। बट यहां पर किस चीज की आग थी? -4 करोड़ की आग लगी हुई थी। अगर आग लगी होगी तो काम करने में तकलीफ नहीं होगी, और आग नहीं लगी होगी तो थोड़ा सा डेमो करने में हम बिहार के लोगों को ऐ बै तय तो करना बड़े अच्छे से आता, खूब मजे से कर डालते है ना। तो ये आग थी जो मुझे सोने नहीं देती थी, रुकने नहीं देती थी, एनी टाइम काम करके भी जरा सी थकावट नहीं होने देती। जब घर आया तो पिताजी ने बोला बहुत बड़ा चेक आया है मोदी केयर से, खबरदार जो आज के बाद डिब्बा डिब्बी उठाया आपने। दोस्तों चेक देखा था, फटा हुआ था। जैसे ही चेक निकाला, अंदर से चेक का अमाउंट देखा, पूरी 200 रुपए का चेक था पहले महीने का। मैं था जोश में, मेरे पिताजी थे होश में। पिताजी बोले बहुत बड़ा चेक है 200 रुपए का, कहां जमा करे समझे में नहीं आ रहा है कि कहां भंजेगा इतना बड़ा चेक। मैंने अपने पिताजी को बड़े प्यार से समझाया दोस्तों कि पिताजी आप एक बिजनेसमैन हो, मैं अपने बहुत बड़े पैसे का पेड़ का नींव लगा रहा हूं, और एक व्यापारी 1 साल का बैलेंस शीट देखता है। खबरदार जो आपने मेरा पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीने का चेक देखा तो आपको मेरे 1 साल का बैलेंस शीट देखना है। तो दूसरा तीसरा सबक था, अटकना मना है।
होश में आना मना है, डरना मना है, अटकना मना है। आप सच सच बताओ, आप बाजार में झूठ बेचते हो। अगर 1-2 घंटे में 20 लोगों को झूठ बेचोगे तो 20 ग्राहक खड़ा कर लोगे, और 20 ग्राहक से अगर 10-10 रुपए कमाए तो 2 घंटे में 20 लोगों को झूठ बेच के 200 रुपए कमाया जा सकता है। लेकिन यही अगर आप मोदी केयर का सच बेचने जाते हो, लोगों को संतुष्टि बेचने जाते हो, लोगों को जागरूकता बेचने जाते हो, लोगों को सच बताने जाते हो, तो 2 घंटे में एक व्यक्ति को आप संतुष्टि दे के आते हो। उस एक व्यक्ति से आपको 10 रुपया आया। अभी ये होश वाले लोग क्या बोलेंगे कि 2 घंटे का बाजार का 200 टका छोड़ के 2 घंटे का 10 टका के लिए मोदी केयर करता है। ऐसे ही लोग बोलेंगे ना होश वाले बाजार के अंदर में। जैसे मेरे पिताजी बोल रहे थे, मैं था जोश में और वो थे होश में। जब मैंने उनको बताया कि ये बिजनेस बहुत बड़ा है, लेकिन ये लड़ाई मुझे मेरे अपलाइन ने, कंपनी मैनेजमेंट ने बता दी थी कि आपने ये 10 रुपए का पेड़ लगाया, जब आप बाजार के 2 घंटे से 200 कमाते हो तो वो 200 एक बार आता है, लेकिन ये 10 रुपया पूरी जिंदगी हर महीने आएगा और आपके आने वाली 7 पुश्तों को आएगा। ये 10 रुपया वो 200 रुपए के ऊपर बहुत भारी है और बहुत बड़ा है। लेकिन ये 10 रुपया हमारे समाज में लोगों को समझ में नहीं आता। दोस्तों, ये 10 रुपए का पेड़ जिस दिन 10,000, 50,000, 1 लाख का आप बना लोगे, तब ये पूरे होश वाले लोग आपके साथ जोश में आ जाएंगे। तब तक आपको अकेले जोश में रह के इस 10 रुपए के पेड़ को 50,000 और 1 लाख के पेड़ तक करना है, और ये लड़ाई तो आपको अकेले ही लड़नी होगी, कोई आपका साथ नहीं देगा। मेरी पत्नी मेरा साथ नहीं देती थी। कंपनी मैनेजमेंट ने, अपलाइन ने बोला, जो आपके यहाँ मीटिंग्स होती है, जो धूम ऑन जूम होता है, उसमें अपने फैमिली मेंबर्स को लेके जाओ, बिठाओ, क्योंकि जो सच आपने देख रखा है मोटे पैसे के पेड़ का, वो आपके परिवार के और लोगों ने नहीं देखा है। कई सारी महिलाएं हैं जो अकेले काम करती हैं, ट्रैक्टर का चक्का, और उनके पति हैं जिनको मोदी केयर समझ में नहीं आता, मोटरसाइकिल का चक्का। अभी ट्रैक्टर का चक्का और मोटरसाइकिल का चक्का अगर गाड़ी में लगा हुआ है मोटरसाइकिल के ऊपर, अब बताओ ये 4 लेन में कैसे दौड़ेगा? टेढ़ा दौड़ेगा या सरपट सरपट दौड़ेगा? यही हाल हो जाता है कई सारे घरों का। कहीं पुरुष पूरी तरह से मोदी केयर को देख करके अटैकिंग मोड में करना चाहते हैं, लेकिन उनके घर के लोग मोटरसाइकिल का चक्का, अभी ट्रैक्टर का चक्का और मोटरसाइकिल का चक्का, ये लड़ाई तो अकेले लड़नी होगी दोस्तों। ये जीत आपकी होगी। इसके लिए एक बार आपको जोश के साथ मैसिव एक्शन करना पड़ेगा, बार बार लगातार शरीर तोड़ काम करना पड़ेगा। और जिन लोगों ने भी ये शरीर तोड़ काम किया, उन्होंने साबित करके आज दिखा दिया है पूरे हिंदुस्तान में। जब ये बातें मैंने अपने परिवार में की, अपनी पत्नी को मोदी केयर का धूम ऑन जूम दिखाया, उनको सेमिनार में ले गया, सिस्टम दिखाया मोदी केयर का, तो उस दिन से मेरे घर का चक्का बराबर हो गया, दोनों मोटरसाइकिल का हो गया। फिर गाड़ी सटपट सटपट दौड़ने लगी। दोस्तों, पहले साल की आमदनी मोदी केयर में 5 लाख रुपए की थी। 200 रुपए के चेक से पूरे 1 साल में टोटल आमदनी मैंने 5 लाख रुपए की। और 1 साल के बाद मैं वापस उस प्रोफेसर साहब के पास पहुंचा, और अब की बार उनको डेमो और प्लान नहीं दिखाया। 200 रुपए से 5 लाख रुपए तक पहुंचने का सिर्फ चेक का पे आउट रिपोर्ट दिखाया। अब जब चेक का पे आउट रिपोर्ट दिखाया दोस्तों, तो प्रोफेसर साहब ने अब की कोई सवाल जवाब नहीं किया, सीधा बोला कहाँ है फॉर्म मोदी केयर का, लाइए, और उन्होंने ज्वाइन कर लिया। मोदी केयर स्टार्ट करते ही प्रोफेसर साहब आज मोदी केयर में क्राउन डायमंड डायरेक्टर है दोस्तों। महीने का 3 लाख रुपए का पे आउट लेते हैं मोदी केयर से। आप जरा सोचो
कि पहले दिन अगर मैंने प्रोफेसर साहब की बात मान ली होती तो मेरा क्या होता। अरे मेरा तो छोड़ो, प्रोफेसर साहब के 3 लाख का क्या होता महीने का अगर मैंने उनकी बात सुन ली होती तो। पहले साल दोस्तों 5 लाख का पे आउट था, दूसरे साल 12 लाख का पे आउट था और तीसरे साल रॉयल क्राउन डायमंड से वापस मोदी केयर ने प्लान चेंज किया, 2000 करोड़ का अपडेट किया और 90 करोड़ की कंपनी मई 2015 में जो थी, समीर मोदी आजादी प्लान, जो मास्टर स्ट्रोक था हमारे समीर मोदी जी का, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट डाला उस प्लान में पूरे हिंदुस्तान के मोदी केयर का नक्शा बदल दिया है दोस्तों। इस 4 साल में 90 करोड़ की मोदी केयर 1500 करोड़ की कंपनी हो गई दोस्तों। आप जरा सोच के देखो कि जो लोग 90 करोड़ की कंपनी में 10,000 रुपया महीना कमाते थे, इस 4 साल में 1500 करोड़ की कंपनी हो गई है, लगभग 15 गुना। आप सोच के देखो, 10,000 रुपया महीना 4 साल पहले मोदी केयर में कमाने वाला खाली टिका रहा, करते रहा, वो आज 1.5 लाख रुपया महीना कमाने लगा। जो 1 लाख महीना कमा रहा था वो आज 15 लाख महीना कमाने लगा। सोचो लोगों की जिंदगी कैसे 4 साल में 15-15 गुना की आमदनी में परिवर्तित हो गई। आज भी मोदी केयर हिंदुस्तान में 10,000 करोड़ का इंडस्ट्री है। 2025 तक ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ का हो जाएगा दोस्तों। इसमें से 50% शेयर मोदी केयर लेगा। आज ये हमारा 1200-1500 करोड़ की कंपनी ये 2025 तक 33,000 करोड़ हो जाएगी दोस्तों। यहां से 20-30 गुना। आप सोच के देखो, आपकी किस नौकरी में, इस लॉकडाउन में या बिना लॉकडाउन में, किस बिजनेस में, किस प्रोफेशन में, किस खेती में आप 5 साल में अपनी आमदनी को 50-50 गुना कर सकते हो। 10,000 वाला 5 लाख महीने का आदमी 5 साल में बन सकता है। 1,000 वाला 50,000 महीने का आमदनी करने वाला इंसान बन सकता है। ऐसे कितने धंधे में होता है सच्चाई और ईमानदारी के साथ। जरा सोच के देखो कि आपके लोगों ने, आपके अपलाइन ने आपको कौन सा अलादीन का चिराग दिया है मोदी केयर के रूप में। इसकी ताकत का एहसास करो दोस्तों। अटकना मना है, भटकना मना है। बार बार लगातार करते चले जाओगे तो बहुत आगे जाओगे दोस्तों। समीर मोदी आजादी प्लान के आते ही चौथे साल की आमदनी 40 लाख, 5वें साल से 1 करोड़ से ऊपर साल की आमदनी, लोग ऑडिटेड में आ गया 1 करोड़ 40 लाख। अभी 7वां साल शुरू नहीं हुआ है दोस्तों। 6 साल की खेती है दोस्तों। कई सारी विदेश यात्राएं हम सब मिल करके एंजॉय करते हैं पूरे बिहार की सारी लीडरशिप के साथ। टर्की का ट्रिप हो, मलेशिया, थाईलैंड, लंदन, मॉस्को, दुबई, सिंगापुर एंजॉय करते हैं। कार लेना कभी भी दोस्तों मेरे सपने में नहीं था, लेकिन मोदी केयर में कार फंड बनता था। उसको रिलीज कराने के लिए आपको जबरदस्ती गाड़ी लेनी पड़ेगी, तो मैंने जबरदस्ती 8 लाख की गाड़ी खरीदी मोदी केयर के कार फंड में। चूंकि पैसे जमा हो रहे थे, महीने का 1 लाख रुपया कार फंड में मिलता है दोस्तों, हर महीने 1 लाख मिलता रहे, इसके लिए जबरदस्ती गाड़ी खरीदनी पड़ी। दूसरी गाड़ी 18 लाख की टॉप मॉडल क्रेटा फिर जबरदस्ती ली, क्योंकि पहली गाड़ी से जब 16 लाख रुपया मोदी केयर ने कार फंड का दे दिया तो फिर कार फंड जमा होने लगा, तो फिर 18 लाख की क्रेटा गाड़ी लेनी पड़ी। फिर वो भी 36 लाख रुपया का पे आउट मोदी केयर ने कर दिया 1-1 लाख करके। अब फिर कार फंड जमा होने लग गया है मोदी केयर में। अब की सोचा है गाड़ी लूंगा ही नहीं। 15 लाख रुपया कार फंड का जमा है दोस्तों मोदी केयर में, हर महीने लाख रुपया जमा हो जा रहा है। अब की सोच रहा हूं कि मोटा रोकड़ा हो जाएगा, एक बार बड़का कुछ धरातल पे उतार ही डालूंगा, क्योंकि गाड़ी मेरा शौक कभी भी नहीं रहा दोस्तों। प्रॉपर्टी मेरी शौक रही है, संपत्ति मेरा शौक रहा है। -4 करोड़ से दोस्तों 2020 में ये शख्स अभी एट पार पे पहुंचा है। हमारी टीम में कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने BMW और करोड़ों के घर ले रखे हैं। कई सारे लोगों ने अपने सपने पूरे कर लिए हैं दोस्तों, लेकिन ये नाचीज अभी अपने सपने पूरे करने की शुरुआत नहीं किया है।
अभी मैं पाताल से जमीन पर पहुंचा हूं दोस्तों, अभी उड़ान बाकी है। अभी इस 6 साल की खेती के बारे में बताऊं तो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर्स, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिला करके लगभग 24,000 से ज्यादा लोग हैं। अगर मैं बात करूं प्लैटिनम डायरेक्टर्स का, जो महीने में 1 लाख से ऊपर की आमदनी करते हैं मोदी केयर में, तो ऐसे लगभग 180 से ज्यादा कहानियां हैं हमारे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल में मिलाकर। अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर की, तो 38 से ज्यादा प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं क्राउन डायमंड डायरेक्टर्स की, तो 20 क्राउन डायमंड डायरेक्टर्स हैं। अगर मैं बात करूं रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर्स की, तो 3 रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर्स हैं और टोटल 1 दर्जन ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है। 12 जीवीडीज के साथ हूं दोस्तों। समीर मोदी आजादी काउंसिल में पूरे इंडिया से 22 लोग हैं जो ग्लोबल ब्लैक डायमंड को मोदी केयर ने समीर मोदी आजादी काउंसिल में लिया है, जिसमें से ये 12 में से 5 लोग उस समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं। और दोस्तों ये सब जो भी अभी तक का अचीवमेंट है, ये सिर्फ एक शुरुआत है, अभी तो कहानी शुरू हुई है। बिहार अपनी कहानी लिख रहा है, आपकी लीडरशिप अपनी कहानी लिख रही है। बारी आपकी है कि क्या आप अपने आप को झोंकने को तैयार हो, क्या आप अपने आप को, अपने सिस्टम को हटा के मोदी केयर के सिस्टम को अडॉप्ट करके अटैकिंग मोड में बैटिंग करने को तैयार हो। क्योंकि जो सब्र और पेशेंस आप लोगों ने दिखाया है, अब वक्त आ चुका है 2020 खेलने का। अब टेस्ट मैच खेलने का वक्त नहीं है, अब 2020 खेलने का वक्त है। मिल जाओ और एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करो। बिहार का नाम, अपना नाम, अपने गांव का नाम, अपने प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में इस आजादी के मुहिम के साथ आप फैला सकते हो दोस्तों। कई सारे लोगों की जिंदगी बदल सकते हो। लोगों की जिंदगी जब बदलोगे ना, तो आपको सबसे ज्यादा सुकून मिलेगा। आप जब रोकड़ा छापोगे तो आपको उतना मजा नहीं आएगा, लेकिन जब आपके साथ बिहार के कई सारे लोग रोकड़ा छापेंगे और जब वो दिल से आपको धन्यवाद देंगे, तो आपको सबसे ज्यादा सुकून मिलेगा दोस्तों। 3 प्रकार की जिंदगी है दोस्तों। एक है सर्वाइवल, सुबह हुई, शाम हुई और काम करते करते, पैसा कमाते कमाते जिंदगी तमाम हो गई। दूसरा है सक्सेस, कि खुद नोट छापा और अपने आप को सफल कर लिया। और तीसरा है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, कि खुद तो छापा ही छापा, कितनों को छपवा डाला, कितनों को विजेता बनवा डाला, कितनों को आजादी दिलवा डाली। वो जो सुकून देगा वो दुनिया में कोई और चीज नहीं देगा। आप सब मोदी केयर में आए हो, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जीने आए हो, आजादी लेने आए हो, लोगों को आजादी देने आए हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आजादी दो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, कितना भी बड़े बन जाना, अकड़ना मना है। क्योंकि जैसे ही हम और आप अकड़ेंगे, हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो कभी भी याद रखना कि होश में आना मना है, डरना मना है, अटकना मना है, भटकना मना है, और सबसे जरूरी अकड़ना मना है दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय आजादी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अमेजिंग स्टोरी सर। हमने कभी, हम सभी लोगों ने, जो भी लोग आज आपको सुन रहे थे, अधिकांशतः लोगों ने सर आपको इतनी गहराई से कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं। और जो कुछ भी आज आपने अपनी स्टोरी में बताया, हम लोगों का विश्वास बहुत बड़ा हो गया सर। हम सभी लोग इतने बड़े इंडस्ट्री में हैं जहां आपके जैसे लोग हैं और जो लोग सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं, तो हमारा फ्यूचर बहुत बड़ा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा सा मैं अपने अपलाइन मिस्टर शिवदत्त सिंह सर को, एसडी सिंह सर को अनम्यूट कर रहा हूँ। एसडी सिंह सर, आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ मंजेश जी, आवाज आ रही है। हाँ सर। चलिए, पहले तो एसडी सर को बहुत बहुत बधाई सर। आपको
बहुत बहुत थैंक्स सर, आप लोगों की वजह से आज हम लोग हैं मोदी केयर में। थैंक यू वेरी मच सर। अरे सर, सबसे पहले तो पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप महागुरु हैं, जीवीडी मेकर हैं, और बहुत सारे लोग, अब ये तो नहीं बोलेंगे क्या मिला, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल गई है। यात्रा कर पैसा, मान सम्मान, सारा चीज। और आज का जो प्रोग्राम हुआ वो बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम रहा, बहुत ही एक्साइटमेंट मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। पूरी टीम बहुत ही ज्यादा मोटिवेट है सर। और एक चीज याद है मुझे सर, शायद आपको याद हो या ना हो, हम लोग मिले थे मीरा मोटल में, पहली बार आपसे मुलाकात हुई थी, और वहां पे मंजेश जी भी थे, और उसके बाद में राजेश सर भी थे, आप थे, और हम लोग बैठे थे। और उसके बाद में शाम को आपको रांची जाना था बस पकड़ कर। जी सर, आप लोगों ने बड़े तो इज्जत से मुझे रांची भेजा था, मुझे आज भी याद है। वहाँ एक चीज सीखने को मिला सर, कि वहां पता चला कि सर 28 दिन घर से बाहर रहते हैं, और आज आपका मेहनत है, आपको देख करके पूरा हिंदुस्तान मोटिवेट होता है, इंस्पायर होता है सर। तो अगेन थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और सर के उस मुलाकात में सर आपने एक बात कही थी कि ना सोऊंगा ना सोने दूंगा, वो बात भी हाँ, याद एक आ बात, गई। जब तक 100 जीबीडी नहीं होगा तब तक ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। सोने दूंगा। तो सर थोड़ा सा राकेश जी चलिए, को थैंक यू। अनम्यूट कर रहे हैं। राकेश जी, राकेश जी नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए जीएस सिंह सर से बात करते हैं। जीएस सिंह सर, हाँ जी जी सर, जी सर। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू मच। एंड दिल से सर, शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। सर आग लगा दी आपने आज, गजब की स्टोरी आपने शेयर की रवि सर। आपको मैं आज से अपने बड़े भाई का दर्जा भी मैं दे चुका हूं सर, तो मैं चैट करते आया हूं। थैंक यू वेरी मच माय बिग ब्रदर। कि इतनी एनर्जी के साथ में लास्ट में जो आपने कुछ चीज़ों को मना जो किया, करना मना है, डरना मना है, गजब का मंत्र आपने दिया है सर। थैंक यू सो मच। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर कि जब भी ज़रूरत पड़ी मैं आपसे बात करते रहूंगा, मैं आपको जूम पे बुलाते रहूंगा, और मुझे विश्वास है सर मेरे रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट करते रहेंगे हम लोगों की ग्रोथ के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू कि आपने हम लोगों का इस तरीके से याद रखा कि हाँ भाई, चूंकि आज नए लीडर बहुत सारे होते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में स्ट्रगल क्या चीज़ होती है, क्योंकि मोदी के राज स्ट्रगल में 1% रहा है, जहाँ पे हम लोगों ने 100% किया था। तो रियली आप लोगों ने हमारा जो जोश आपने पिछले 2 प्रोग्राम में अनूप सर ने, राजेश सर ने जिस तरीके से हम लोगों को बूस्टअप किया, जिस तरीके से हम लोगों को विश किया, रियली सर दिल से मैं धन्यवाद देता हूं, और रिक्वेस्ट करता रहूंगा हमेशा आपको, आपसे हम अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच रवि सर। थैंक यू। तो चलिए सर, आपने आपका कीमती समय आपने हमारे बीच शेयर किया, तो एक जरूरी अनाउंसमेंट के साथ प्रोग्राम को सर समाप्त करेंगे। और अनाउंसमेंट सर, आपने पिछले इन 7 वर्षों में मोदी केयर में बहुत सारे पत्थरों को तराश कर एक तस्वीर बनाई, और कल सर आपके उसी मूर्तियों में से एक हमने कल यहाँ पे कॉल किया है। वो आपके टीम के मिस्टर SK राज, करनी से कार तक का सफर। तो सर कल उसका उनका प्रोग्राम है हमारे धूम ऑन जूम पर, तो उसके लिए भी सर आपको धन्यवाद। आपने बहुत सारे ऐसे मिसाल बनाए हैं जिसको हम सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। तो सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए एक बहुत आवश्यक सूचना है, जानकारी है कि कल हमारे धूम ऑन जूम प्रोग्राम में आपने सुना होगा यूट्यूब में करनी से कार तक का सफर। तो लाइव आप उनको कल इसी चैनल पर, इसी आईडी और इसी पासवर्ड के साथ कल हम लोग देख सकते हैं। और एक बार फाइनली जो लोग जहां हैं, रवि सर की बातों को अपने ध्यान में रखकर मोदी केयर में आज से हम लोग भिड़ेंगे, और एक साइलेंट तालियों से हम लोग रवि सर को विदा करते हैं और प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर याद करेंगे, लेकिन सर अभी तक जो आपने बताया उसका रिजल्ट आपको देने के बाद फिर दोबारा आपको याद करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।